नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। शिक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए डे वाइज सीरीज हमारी चल रही थी और ये डे 39 का वीडियो है जिसे कि आप देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी से आज हमारी शुरुआत होती है। जैव विविधता को आज हम देखेंगे एकदम शुरू से। देखिए, शब्द जो होता है ना, उसी में उसकी परिभाषा छिपी होती है। तो जैव विविधता, जैव मतलब जीव और विविधता मतलब उनके बीच में प्रजातियों का अंतर। ठीक, ढेर सारी प्रजातियां हैं तो हम कहेंगे कि वो विविधता है। और किसी भी पारितंत्र को स्थिर बनाए रखने के लिए ये विविधता अनिवार्य होती है। अगर जीवों के बीच में ये भिन्नता नहीं होती, एक ही तरह के जीव पृथ्वी पर पाए जाते, तो पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो जाता, डिस्टर्ब हो जाता और न तो कोई खाद्य श्रृंखला बन पाती, न कोई खाद्य जाल तैयार होता और इस प्रकार से क्षण भर में पर्यावरण का पूरा समापन हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। और ये भी नहीं है कि जो जीव जातियाँ आज के समय में हम देख रहे हैं वो पहले भी बहुत पहले रही होंगी। इनका जो पूरा जीवन क्रम है वो बहुत लंबा नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। यहाँ ये बताया गया, देखिए, अकेले जीवधारी के दृष्टिकोण से अगर देखें तो जैव विविधता एक सतत विकास का तंत्र है। और सतत विकास का तंत्र जो है वो कहीं पर रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। सतत विकास एक सतत प्रक्रिया है, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और ये सभी को साथ लेकर चलती है। पर्यावरण जब बदलता है, जलवायु का परिवर्तन होता है जो कि एक दीर्घ अंतराल पे अपने आप होता है, वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अभी जो जलवायु परिवर्तन की समस्या लेकर हम बहस कर रहे हैं तो वो मानव हस्तक्षेप से बढ़ गई है, मतलब रफ्तार तेज हो गई है। तो बदलाव अगर तेज रफ्तार में होगा तो सर्वाइव करने के लिए या फिर अपने आप को ढालने के लिए कम चांसेस मिलेंगे। तो इसलिए परेशानी है। अदरवाइज प्रकृति खुद भी बदलती है खुद को। ठीक, जलवायु में लगातार बदलाव आते हैं। एक स्थान की जलवायु हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती। तो जब जलवायु बदलती है, मतलब जलवायु में परिवर्तन आता है, तो उसके साथ साथ बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त होती हैं और बहुत सारी नई प्रजातियों का विकास होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि किसी भी प्रजाति की जो औसत आयु है वो 10 से 40 लाख साल होने का अनुमान है। मतलब इसी के बीच में उसका ओरिजिन माना जाता है, शुरुआत हुई और उसके बाद आज के समय में वो हमें दिखाई देती है। ऐसा भी माना जाता है कि लगभग 99% प्रजातियाँ जो कभी पृथ्वी पर रहा करती थीं, अकेले डायनासोर नहीं, 99% प्रजातियाँ ऐसी हैं जो कि कभी पृथ्वी पर रहती थीं हमसे बहुत साल पहले और आज के समय में नहीं। हम इंसान आज पृथ्वी पर हैं लेकिन भविष्य में नहीं रहेंगे। ये स्वाभाविक प्राकृतिक परिवर्तन। या अगर कोई बचेगा, कोई इंसान या कोई मनुष्य बच गया तो वो भी अपने स्वरूप को बदल के ही बच सकता है, क्योंकि जलवायु जब बदलेगी तो उसके हिसाब से हमें ढलना होगा। तो पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसी नहीं है, ये समान वितरण नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन की संभावनाएं और जीवन की दशाएं हर जगह पे समान नहीं हैं। विषुवत रेखा के आसपास जीवन की संभावनाएं सघन होती हैं। ध्रुवों की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन की संभावनाएं भी कम होती जाती हैं, क्योंकि जीवन के लिए अनुकूल दशा नहीं होती है। तो हर जगह का पारितंत्र भिन्न है और जीवों की विविधता का भी अंतर है। पृथ्वी पर जैव विविधता इसी वजह से एक जैसी नहीं है। यही बताया गया आपको कि ये उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ज़्यादा होती है और जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की ओर बढ़ते हैं इसमें कमी आती है। लेकिन जीवधारियों की संख्या ज़्यादा होती जाती है। ठीक है, ये एक चीज़। अब जैव विविधता दो शब्दों का मेल है। अब ये अंग्रेजी का शब्द है बायोडाइवर्सिटी, उसी से निकला हुआ हिंदी रूपांतरण है जैव विविधता। तो बायोडाइवर्सिटी को अगर हम देखें तो बायो का मतलब होता है जीव और डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता। तो साधारण शब्दों में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। तो इसका संबंध पौधों के प्रकार, प्राणियों के प्रकार, सूक्ष्म जीवों के प्रकार सभी से है। जैव विविधता का मतलब सिर्फ जीव नहीं, जीवों के अंदर की भिन्नता नहीं, बल्कि पेड़ पौधे या जितनी भी प्रकार की जीवित चीज़ें हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी के अंदर की विविधता का हम अध्ययन करते हैं, सबको इसमें समेटते हैं। ये बड़ा टॉपिक। उनकी अनुवांशिकी का भी हम अध्ययन करते हैं। उनके द्वारा जो पारितंत्र बनता है उसको भी हम इसमें समेटते हैं, क्योंकि वो पारितंत्र इनसे हम अलग करके नहीं देख सकते। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की एक परिवर्तनशीलता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि एक ही प्रजाति तथा भिन्न प्रजातियों में परिवर्तनशीलता तथा विभिन्न पारितंत्रों में विविधता से ये संबंधित है। तो अलग अलग ढंग से आपको जैव विविधता का अर्थ समझाने का प्रयास किया जा रहा है, मतलब उसकी डिफिनीशन देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो स्वाभाविक अर्थ है उसे आप जानते रहिए। अब आप देखें कि
जैव विविधता एक सजीव संपदा है, मतलब ये जीवित जीवों से चलती है, तो ये सजीव संपदा है और ये लाखों वर्षों के इतिहास में विकसित हुई है, विकसित भी हुई है। इसमें बहुत सी चीज़ें नष्ट भी हुई हैं और नई चीज़ें बनी हैं, तो विकास का ये क्रम सतत है। अब जैव विविधता को हम 3 स्तरों पर समझ सकते हैं। 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो एक तो आनुवांशिक जैव विविधता है, दूसरी प्रजातीय जैव विविधता है और तीसरी जो है वो पारितंत्रीय जैव विविधता है। ये 3 प्रकार इसके हैं। एक तो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, दूसरी स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी है और तीसरी इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी है। जब जेनेटिक डाइवर्सिटी उत्पन्न होती है तो उससे स्पीशीज़ जो है वो अलग अलग प्रकार की विकसित होती हैं और जब स्पीशीज़ बहुत सारी विकसित हो जाती हैं, एक साथ आप अपना इंटरेक्शन करना शुरू करती हैं, तालमेल बिठाती हैं, तो इससे जो इकोसिस्टम बनता है उसकी डाइवर्सिटी को हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आनुवांशिक जैव विविधता को। ये जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है ये असल में क्या है? जीवन निर्माण के लिए जीन एक मूलभूत इकाई है। जीनों से ही अलग जो संरचनाएं हैं वो बनती हैं। हर जीव की संरचना भिन्न होती है और किसी भी प्रजाति में जीव की विविधता ही आनुवांशिक जैव विविधता कहलाती है। तो समान भौतिक लक्षणों वाले जो जीवों के समूह हैं उसको हम एक प्रजाति के अंतर्गत वर्गीकृत कर देते हैं। मानव आनुवांशिक रूप से होमो सेपियंस प्रजाति से संबंधित है। आनुवांशिक रूप से हम होमो सेपियंस हैं जेनेटिकली। और कद, रंग और अलग दिखावट ये शारीरिक लक्षण है, इसमें भिन्नता पाई जाती है जलवायु के हिसाब से या उच्चावच के हिसाब से, जो महाद्वीपीय स्थितियां हैं उनके हिसाब से विविधता पाई जाती है। सभी मनुष्यों का रंग, रूप, कद काठी एक जैसा नहीं होता है। कहीं पर बहुत लंबे मनुष्य पाए जाते हैं, कहीं पर छोटे कद वाले जो छोटी छोटी आँखों वाले मनुष्य हैं वो पाए जाते हैं, मंगोलियन। तो इस तरह की संरचनाएं जो भिन्न भिन्न पाई जाती हैं ये जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से होती है, मतलब जो जीन की विविधता होती है। और अनुवांशिकी विविधता सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, मतलब ये सबसे शुरुआती है। विविधता की शुरुआत ही यहीं से होती है, उसके बाद आगे जो प्रजातियों के अंतर का आप पूरा कॉन्सेप्ट देखते हैं वो आगे आता है। इसके बाद प्रजातीय विविधता को देख लेते हैं। तो जब प्रजातियों में अनेक रूपता दिखाई देती है तो उसमें हम ये देखते हैं कि एक समान लक्षण वाले जीव कौन कौन से हैं, तो उनको एक साथ रख देते हैं। इससे जो प्रजातिगत विविधता है वो हमें स्पष्ट हो जाती है। तो समृद्धि, प्रकार और बहुलता से इसको हम आंकते हैं। कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है, कुछ में कम होती है। अब जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉट स्पॉट कहा जाता है और ये क्षेत्र बड़े संवेदनशील होते हैं, क्योंकि ये जो प्रजातिगत विविधता होती है ये यहाँ पे सुरक्षित बहुत ज़्यादा नहीं होती है। संवेदनशीलता की स्थिति इसीलिए है क्योंकि ये संकट में होती है। बहुत सारी प्रजातियाँ नष्ट होने के कगार पे होती हैं आज के समय में। तो कुल मिलाकर जैव विविधता की हम इतनी चर्चा करते हैं, इसका महत्व क्या है असल में? तो इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को देख लीजिए। जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है और इसी प्रकार मानव समुदायों ने भी आनुवांशिक, प्रजातीय और पारिस्थितिकीय स्तरों पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने में बड़ा योगदान दिया है। जैव विविधता की पारिस्थितिकी, आर्थिक और वैज्ञानिक भूमिकाएं प्रमुख हैं। जैव विविधता जो है उसकी पारिस्थितिकी, आर्थिक और वैज्ञानिक भूमिकाओं को हम पढ़ते हैं और उनका महत्व जानते हैं। जैव विविधता की पारिस्थितिकी भूमिका क्या है, इसको आइए देखते हैं। तो जैव विविधता की पारिस्थितिकी भूमिका जो है इसमें आप समझें कि पारितंत्र में विभिन्न प्रजातियां कोई न कोई क्रिया करती हैं और पारितंत्र में कोई भी प्रजाति बिना कारण न तो विकसित होती है और न बनी रह सकती है। यानी हर प्रजाति जो आज के समय में हमें अपनी इकोसिस्टम में या किसी भी इकोसिस्टम में दिखाई दे रही है उसके होने के पीछे कुछ न कुछ वजह है। वो पारितंत्र में अपना योगदान दे रही है, पारितंत्र को स्टेबल बनाए रखने में अपना योगदान दे रही है, तब जाकर वो बनी हुई। अगर वो पारितंत्र के लिए खतरा बनेगी तो समय के साथ उसको भी नष्ट कर दिया जाएगा। ये प्रकृति खुद करती है। मतलब ये है कि प्रत्येक जीव अपनी ज़रूरत पूरा करने के साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक होता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बता सकते हैं कि मानव पारितंत्र में बने रहने में क्या योगदान देता है। ये बड़ा जटिल प्रश्न है। हम बाकी जीवों का तो जान लेते हैं कि ये जीव जो है ये इस काम आता है, हरे पौधे जो हैं ये उत्पादक हैं। अगर ये न रहे तो जो सोलर एनर्जी हमें मिलती है वो हम सीधे कोई सोलर बैटरी तो है नहीं कि चार्ज हो जाएंगे सूर्य की धूप में खड़े होके। वो ऊर्जा हमें रासायनिक रूप में परिवर्तित होकर तब प्राप्त होती है और परिवर्तित करने का काम हरे पौधे करते हैं। वो फोटोसिंथेसिस हम नहीं कर सकते, तो हरे पौधों का ये इतना बड़ा रोल है। बाकी जो शाकाहारी जीव हैं वो किस काम आते हैं, मांसाहारी किस काम आते हैं, ये सब तो हमने देख लिया। लेकिन हम लोगों जैसे जो सर्वाहारी जीव हैं, जो कि अधिकतर जीवों को परेशान करके रखे रहते हैं, मनुष्य ही ज़्यादातर जीवों के संकट की वजह है। जो पारितंत्र में इतना बड़ा डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है उसके पीछे मनुष्य ही जिम्मेदार है, क्योंकि बुद्धि ज़्यादा है और बुद्धि जब ज़्यादा होती है तो आदमी अपने स्वार्थ के विषय में सोचने लगता है। तो मनुष्य की ये विशेषता है, अपना स्वार्थ पहले सिद्ध करना। हालांकि स्वार्थ सिद्ध करना बाकी जीवों का भी काम है, लेकिन इस एवज में वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते।
अब जीव प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण करके उसका संग्रहण करती हैं और कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न और विघटित करती हैं और पारितंत्र में जल और पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायक होती हैं। इसके अतिरिक्त प्रजातियां वायुमंडलीय गैस को भी स्थिर करने का काम करती हैं और जलवायु को नियंत्रित करने में सहायक होती हैं। तो ये पारितंत्रीय क्रियाएं जो हैं ये मानव जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, ये आप जानते ही हैं। पारितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियों की प्रतिकूल परिस्थिति में जीवित रहने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब आप इसमें देखिए कि जो अधिक आनुवंशिक विविधता वाली प्रजातियां हैं उन्हीं की तरह से अधिक जैव विविधता वाले पारितंत्र में पर्यावरण के बदलावों को सहने की जो सक्षमता है वो ज़्यादा होती है। मोटे तौर पे आप वही समझें कि अगर आबादी ज़्यादा होगी किसी एक जीव की तो वो पारितंत्र अस्थिर होगा, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरतें एक तरह की होंगी और उनको पूरा करने में जितने भी संसाधन हैं वो समाप्त हो जाएंगे और दूसरा कोई जीव वहाँ पर कमी पूरी करने के लिए नहीं होगा। लेकिन अगर प्रजातिगत विविधता ज़्यादा होगी, यानी बहुत तरह की वैरायटी के जीव वहाँ पर पाए जाएंगे, तो पारितंत्र स्थिर होगा। क्योंकि अगर एक मान लीजिए कि कोई खाद्य श्रृंखला है, उसके बीच में से कोई एक कड़ी जो है, कोई एक जो स्टेप है वो निकल गया बीच में से, मान लीजिए कोई शाकाहारी जीव जो है वो विलुप्त हो गया, तो उसका स्थान भरने के लिए वहाँ पर बहुत सारे विकल्प होंगे। तो इसलिए ऐसा जो इकोसिस्टम होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। इसके साथ साथ और भी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, जैसे कि आप देखें कि जैव विविधता का ह्रास कैसे होता है। ये तो हमने ये देख लिया कि जैव विविधता कैसी होती है, किस तरीके से हम इसे अध्ययन करने के लिए इसका विभाजन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, शुरुआत कहाँ से होती है, कौन सा पारितंत्र ज़्यादा स्थिर होता है। अभी हम लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखेंगे क्योंकि ये चिंता का विषय है। पिछले कुछ दशकों की अगर हम बात करें तो जनसंख्या वृद्धि बहुत तेज़ी से हुई है। किसकी आबादी बढ़ी है? इंसान की। बाकी जीवों की तादाद कम होती गई और आदमी की संख्या बढ़ती गई। और मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है। बुद्धिमान का मतलब उसके पास दिमाग, सोचने की शक्ति है, उसका जो IQ लेवल है वो बाकी जीवों की तुलना में ज़्यादा है। तो प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर दोहन इसने किया। प्राकृतिक संसाधनों को निचोड़ना ये बखूबी जानता है और इसका परिणाम ये हुआ कि अपने हिस्से के जो प्राकृतिक संसाधन थे उसे तो इसने खा ही लिया, मतलब अपने विकास में झोंक दिया। बाकी जो दूसरे जीवों के हिस्से वाले प्राकृतिक संसाधन थे उनका भी ये बेहिसाब इस्तेमाल करता गया। तो आवास उजड़ते गए, जीवों के आवास उजड़ते गए और आवास की विलुप्ति ये जीवों के विलुप्त होने के पीछे सबसे बड़ा कारण होती है। उसके अलावा बेहिसाब शिकार और तमाम ऐसे जो कुव्यवस्थाएं हैं इंसान के द्वारा उत्पन्न की हुई, इससे अनेक प्रकार की प्रजातियों का विनाश हुआ है और आगे भी बहुत सारी प्रजातियां जो हैं वो विनाश के कगार पे खड़ी हैं। तो विश्व के कुल क्षेत्र का 1/4 भाग ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, जहाँ संसार की 3/4 जनसंख्या रहती है। और इस विशाल जनसंख्या की ज़रूरत को पूरा करने के लिए संसाधनों का दोहन और वनोन्मूलन बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब आदमी को ज़रूरत लगी अनाज उगाने की, तो उसने क्या किया, जंगल काटा फट से और वहाँ पर खेत बना दिए, मतलब वहाँ गुड़ाई वगैरह कर दी और बीज बो दिए, खेत उसके हो गए। तो इस तरीके से अब वहाँ पर जंगल जो पहले था और बहुत सारे जीवों को वो आश्रय दिए हुए था वो समाप्त हो गया। फिर वहाँ पर ज़मीन बंजर हुई तो आगे शुरू कर दिए, घर बनाना हुआ तो जंगल काटिए, पेड़ काटिए सबसे पहले और वहाँ पर मकान खड़ा करिए, क्योंकि मकान जो है वो आपको कुछ देगा, पेड़ तो आपको कुछ देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसी मानसिकता। तो ये चीज़ें जो है ये जैव मंडल के लिए हानिकारक है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं, ये प्राकृतिक आपदाएं जो हैं ये किसी भी जीव के वश की नहीं होती हैं और न रोकने योग्य होती। तो प्राकृतिक आपदाओं में भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी उद्गार होता है, दावानल मतलब जंगल की आग, सूखा, ये सब पृथ्वी पर पाई जाने वाली सामान्य प्राकृतिक आपदाएं हैं, जिससे कि प्राणी और वनस्पति दोनों ही नष्ट होते हैं और कुछ बनते भी हैं। ऐसा नहीं है कि सब नष्ट ही हो जाते। तो ये तो प्रकृति का क्रम है। पीछे हमने जलवायु परिवर्तन की चर्चा की है, तो ये उसी के क्रम में चलता रहता है। प्रकृति का अपना बैलेंस करने का तरीका होता है और वो विभिन्न प्रजातियों को बनाती है तो बहुत सारी प्रजातियों को नष्ट भी कर देती है। अब परिणाम स्वरूप संबंधित प्रभावित क्षेत्रों की जैव विविधता में लगातार बदलाव आता है, लेकिन ये वाला बदलाव विनाशकारी नहीं होता है, घातक नहीं होता है। ये प्रकृति के लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि जैसा बैलेंस सही तरीके का बन पाएगा वैसा नेचर बनाएगी। लेकिन जो इंसान के द्वारा मनुष्य के हस्तक्षेप से बदलाव उत्पन्न होता है ना, वो विनाशकारी होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कमज़ोर प्रजातियों और संवेदनशील प्रजातियों को जो मनुष्य के हस्तक्षेप वाली गतिविधियाँ हैं वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं। जैसे कि जो टॉक्सिक हैवी मेटल्स हैं ये कमज़ोर प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। ये सब प्रदूषक है, हाइड्रोकार्बन है जिसका कि हम भरपूर इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ कुछ विदेशी प्रजातियाँ होती हैं। मतलब मान लीजिए कि एक देसी प्रजाति थी जो कि एक स्थान की नेटिव थी, वहीं पर रहती थी, वहीं पर अपना जीवन यापन कर रही थी, उसकी पूरी आबादी वहाँ पर थी, और बाहर से कोई एक इन्वेशन स्पीशीज़ आ गई, यानी विदेशी प्रजाति आकर वहाँ पर बस गई और वो भारी पड़ गई देसी प्रजाति पर। ऐसा वनस्पतियों में भी होता है, जीवों में भी होता है।
तो वो क्या करेगी, यहाँ वाले संसाधनों का वो भरपूर मात्रा में दोहन करना शुरू करेगी और जो यहाँ की देशज प्रजाति थी उसको आहार नहीं मिल पाएगा, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी, तो वो नष्ट हो जाएगी। तो ऐसे जो विदेशी आक्रमण होते हैं, मतलब विदेशी प्रजातियों के आक्रमण होते हैं, ये भी समाप्त करते हैं, जो वहाँ की स्थानीय बायोडाइवर्सिटी है उसको ख़त्म कर देते हैं। और पिछले कुछ दशकों में मनुष्य के द्वारा जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए, शिकार करने के लिए बहुत सारे जीवों को नुकसान पहुंचाया गया है, जैसे कि बाघ है, चीता, हाथी, गैंडा, मगरमच्छ, मिंक और बहुत सारे पक्षी हैं। मतलब इनका सींग और तमाम जो शरीर के अंग हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, इंसान अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। अब प्राकृतिक संसाधनों की और पर्यावरण संरक्षण की जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यानी IUCN की बात हो रही है, इसने संकटापन्न पौधों और जीवों की प्रजातियों को संरक्षण के उद्देश्य से 3 भागों में बांटा है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, संकटापन्न प्रजाति, उसके बाद सुभेद्य प्रजातियां हैं जिन्हें कि आप वल्नरेबल कहते हैं, और अंत में है दुर्लभ प्रजाति जिन्हें कि आप रेयर कहते हैं, रेयर स्पीशीज़ कहते हैं। तो संकटापन्न प्रजातियाँ जो हैं इसमें वो सभी प्रजातियाँ आती हैं जिनके कि विलुप्त हो जाने का खतरा है। मतलब अब इनके ऊपर ऐसा संकट मंडरा रहा है कि ये लुप्त हो सकती हैं, लेकिन अभी तक नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब शॉर्टकट में आप कहिए IUCN, ये विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से एक सूचना प्रकाशित करता है। मतलब ये एक पूरा डाटा लिस्ट होती है जिसमें कि इन संकटापन्न प्रजातियों को नामबद्ध, सूचीबद्ध किया गया रहता है। सुभेद्य प्रजातियाँ क्या होती हैं? तो सुभेद्य यानी वल्नरेबल स्पीशीज़ जो हैं ये वो होती हैं जिन्हें कि यदि संरक्षित नहीं किया गया, मतलब अगर इनका संरक्षण का उपाय नहीं किया गया तो इनके विलुप्त होने में सहयोगी कारक इन्हें कुछ समय बाद नष्ट कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप संरक्षण का उपाय नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनकी विलुप्ति में जो जिम्मेदार कारक हैं उनको आप रोक नहीं रहे। रोकेंगे नहीं तो वो कारक इन्हें धीरे धीरे करके समाप्त कर देंगे, यानी निकट भविष्य में, यानी भविष्य में बहुत जल्दी ही इनका समापन हो जाएगा। तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं होता। जब इनकी आबादी ज़्यादा नहीं है और विलोपन तेज़ी से हो रहा है तो जल्दी ही इनके ऊपर खतरा आ जाएगा। इसके बाद नंबर आता है दुर्लभ प्रजातियों का, जिनकी की संख्या वैसे ही मतलब नेचुरली बहुत कम होती है संसार में, और ये प्रजातियाँ कुछ ही स्थानों पर सीमित होती हैं और एक बड़े क्षेत्र में, मतलब दोनों कंडीशन हो सकती है, एक स्थान पर सीमित हो सकती है, कुछ छिटपुट जगह इनकी हो सकती है पृथ्वी पर, या फिर ये पूरी दुनिया भर में अलग अलग स्थानों पर बिखरी हुई हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर इनकी आबादी नेचुरली बहुत कम होती है, तो ये दुर्लभ प्रजातियां हैं और इनके भी विलुप्त होने का खतरा वैसा ही होता है। अब इसके बाद हम जैव विविधता के कुछ मापकों को देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि स्थानीय घटक का वर्णन करने के लिए R.H. विटेकर के द्वारा, ये R.H. विटेकर जो है ये पर्यावरणविद है, इनके द्वारा अल्फा, बीटा और गामा जैव विविधता को प्रदर्शित किया गया। अब ये विविधता कैसी होती है ये हम आगे देखने वाले हैं। तो किसी भी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों को जैव विविधता के रूप में जाना जाता है, और पर्यावरण में जातियाँ कई समुदायों में संगठित रहती हैं। ये समुदाय एक पारितंत्र में पाए जाते हैं और इसके आधार पर जैव विविधता का मापन किया जाता है। तो अल्फा विविधता क्या है? यह एक विशेष क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर विविधता को संदर्भित करती है, मतलब एक खास क्षेत्र है या पारितंत्र है, उसके अंदर की विविधता को हम कहेंगे अल्फा विविधता। और उसके लिए क्या विशेषता होनी चाहिए? तो आमतौर पर उस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संख्या को इससे हम व्यक्त करते हैं, मतलब प्रजातियों की समृद्धि को आंकते हैं। तो ये मापक है। उसके बाद नंबर आता है बीटा विविधता का। तो बीटा विविधता जो है ये अलग अलग पारितंत्र, जैसे कि मान लीजिए इसमें जैसे दिया है, यह पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच में विविधता की तुलना है। तुलना का मतलब यह है कि हम एक से ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्रों की चर्चा कर रहे हैं, और आमतौर पर पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच में प्रजातियों की संख्या में परिवर्तन के रूप में इसको मापा जाता है। इसके बाद नंबर आता है गामा विविधता का, और यह एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारितंत्रों के लिए समग्र विविधता की माप है। समग्र विविधता यानी टोटल बायोडाइवर्सिटी को हम नापते हैं। तो जो शुरुआती अल्फा और बीटा है उसमें हम एक खास क्षेत्र को चिन्हित करते थे या फिर तुलना करते थे। गामा में हम ओवरऑल देखते हैं। तो जैव विविधता का आप संरक्षण कैसे करेंगे? ये सारी लंबी सी बात तो हमने कर ली। जैव विविधता को बचाएंगे कैसे? तो संरक्षण के लिए मनुष्य को कटिबद्ध होना पड़ेगा, यानी संकल्प लेना पड़ेगा। कुल मिलाकर संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों का योजनाबद्ध प्रबंधन है। हम जानते हैं कि किसी भी जीव प्रजाति के नष्ट होने के पीछे सबसे बड़ा कारण होता है उसके आवास का विनाश। आवास का मतलब सिर्फ रहने का स्थान नहीं होता है। तो कुल मिलाकर हमें प्राकृतिक संसाधनों का एक विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना होगा, मतलब समझदारी के साथ इसका उपयोग करना होगा, जिसके माध्यम से ये हो सकता है कि संसाधनों का अगर हम एक सीमित मात्रा में और सिर्फ अपनी आवश्यकता भर ही इस्तेमाल करें तो आगे की जो भविष्य की पीढ़ियां हैं, चाहे वो किसी भी जीव की पीढ़ियां हों, चाहे हमारे
जो हमारी मानव प्रजाति है उसकी बात करें या अन्य जीवों की बात करें, तो उसके लिए संसाधन बचे रह पाएंगे, तो उसका अस्तित्व भी बचा रह पाएगा। अब यहाँ आप देखें तो प्रजाति की आनुवंशिक विविधता को हमें नष्ट होने से रोकना चाहिए, स्पीशीज को विलुप्त होने से बचाना है, यानी प्रजातियों को हमें विलुप्त होने से बचाना चाहिए। पारितंत्र को नष्ट या अवक्रमित होने से बचाना चाहिए। मतलब पारितंत्र नष्ट हो जाएगा तो भी समस्या है, अवक्रमित यानी संक्रमित हो जाएगा, उसमें एक तरह से डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगा और वो भविष्य में समाप्त हो सकता है, ऐसी संभावना आ जाएगी, तो उससे हमें बचना चाहिए। ये चीज़ें हमने देखी। कुछ वन लाइनर फैक्ट हैं जिन्हें कि देखने की आवश्यकता है। तो कल्पना करें कि आपके पास एक परिदृश्य है जिसमें कि कई अलग अलग प्रकार की साइट और आवास है, मतलब स्थान है और आवास है। तो अल्फा विविधता प्रत्येक साइट की विविधता होगी और बीटा विविधता जो है वो साइटों के बीच में अंतर का प्रतिनिधित्व करेगी। मतलब उसमें हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं अलग अलग पारितंत्रों की। और गामा जो है वो पूरे परिदृश्य को दिखाएगी, यानी क्षेत्रीय प्रजातियों का एक पूल उसमें समाहित हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जैव विविधता की ये जो श्रेणियां बांटी गई हैं, इसका वर्गीकरण विटेकर के द्वारा किया गया था। ये चीज़ हमने शुरुआत में देखी है, उसी को यहाँ पे एक तरह से रिवीजन फैक्ट के तौर पे दर्शाया गया है, 1972 की ये बात। और जैव विविधता एक पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद जीवित जीवों यानी पौधे और जानवरों की विविधता है। शब्द जैव विविधता रेमंड एफ डॉम्सन के द्वारा 1968 में उनकी किताब थी जिसका नाम था अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, ठीक है, अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, इसमें गढ़ी गई थी। मतलब ये जो जैविक विविधता की परिभाषा है, शब्द है, शब्द के साथ ही परिभाषाएं होती हैं। शब्द पहले इस्तेमाल किया जाता है, परिभाषा उसके पीछे पीछे बन जाती है। लेकिन जो शब्द किसी किताब में लिखा जाता है तो वो भी सोच कर ही लिखा जाता है। तो ये पुस्तक थी रेमंड एफ डॉम्सन की और ये 1968 की किताब है। इसका नाम आप याद रखिएगा, अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। इसमें इस शब्द का सबसे पहले इजाद किया गया था। तो कुल मिलाकर जैव विविधता शब्द जैविक विविधता वाक्यांश का एक संकुचन है, मतलब उसी को समेट कर कहा गया है। और पहली बार 1985 में राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद के वाल्टर सी रोजेन इनका नाम था, तो इनके द्वारा एक संगोष्ठी में एक शीर्षक शब्द के रूप में इसको गढ़ा गया, मतलब शीर्षक के तौर पे इस्तेमाल किया गया, जिसे कि जैविक विविधता पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया। अब जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का रख रखाव है। जैव विविधता प्रजातियों, समुदायों और पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों पर कार्य करती है, ठीक है, मतलब अलग अलग स्तरों पर ये काम करती है। और संयुक्त राष्ट्र ने 22 मई को जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है, जबकि कई अन्य देश 29 दिसंबर को, यहाँ आप देख रहे हैं 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। उल्लेखनीय है कि 29 दिसंबर 1993 को जैविक विविधता की परंपरा लागू हुई थी और भारत सरकार ने नॉर्वेजियन सरकार यानी नॉर्वे की जो गवर्नमेंट है उसके सहयोग से जैव विविधता नीतियों और कानूनों में पेशेवर विशेषज्ञता को विकसित करने और क्षमता निर्माण को निर्धारित करने या विकसित करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, जिसे कि आप NBA कहते हैं, ये चेन्नई में है असल में, तो इसमें जैव विविधता नीति और कानून केंद्र की स्थापना की है। तो ये सारा पूरा मामला है जिसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इस लेक्चर में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।